हेलो सब्सक्राइबर्स, दिस इज़ रोहित अरोड़ा फ्रॉम सोलर ऑक्टा एनर्जी। एंड काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियो बना रहा हूँ मैं। एंड ये भी आप लोगों की वजह से बना रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने निकाली थी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर राइट्स के बारे में, जो ड्राफ्ट था वो काफ़ी लोगों ने देखी और काफ़ी लोगों ने मेल भी भेजा, मुझे भी सीसी करा काफ़ी सारे लोगों ने। एंड वाइल आई वॉज बैटलिंग कोविड, मुझे कोविड हो गया था, तब मेरे को काफ़ी सारे लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस आए कि सर नई इलेक्ट्रिसिटी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी निकाल दिया गवर्नमेंट ने, ड्राफ्ट निकाला है, आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ एंड अपना ओपिनियन बताओ। और हम लोगों को भी मेल भेजना था कि हम लोग भी आगे फॉरवर्ड करें गवर्नमेंट को। तो आई डेंट नो कि पॉलिसी निकाल दी है बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू juggling between hospitals, getting medicines, weakness, बहुत खतरनाक बीमारी है. So I would request all of you to take precautions, good precautions, and also get vaccinated as soon as possible and take care of your families. So I hope this video finds you in good health. And ये वीडियो होगी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ड्राफ्ट 2021 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है while in lockdown, while everybody is trying to survive. Government is pushing hard against development, so ठीक है मतलब. बट इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं इस इंडस्ट्री में, पावर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. पावर इंडस्ट्री को एज अ होल नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में सिर्फ 21 डेज देना टू गिव देम फीडबैक्स, सजेशंस, एवरीथिंग, आई थिंक इट इज़ नॉट इनफ. बिकॉज अभी बहुत सारे लोग सिर्फ पेंडेमिक में अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं एंड शायद ना भेज पाए अपने सजेशंस. बट आई थिंक सब लोगों को एक्शन तो लेना चाहिए एंड गवर्नमेंट को थोड़ा एक्सटेंशन देना चाहिए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेट्स डिस्कस द पॉलिसी की क्या निकाला है इस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के ड्राफ्ट में. पिछली वीडियो जो मैंने निकाली थी बहुत सारे इंडस्ट्री वेटरन्स ने देखी जो सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने मेल भी भेजा एंड सक्सेसफुली वी वर एबल टू आस्क द गवर्नमेंट एंड सजेस्ट द गवर्नमेंट की नेट मीटरिंग बंद मत करो. एंड नेट मीटरिंग जो उन्होंने 5 किलोवाट तक कैप करी थी वो उन्होंने 10 किलोवाट तक कर दी और वो 10 किलोवाट की भी कैपिंग अब 500 किलोवाट तक कर दी गई है. तो बहुत बढ़िया न्यूज़ थी हमारे लिए, हम सबका एफर्ट. दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स. लाइक डेमोक्रेसी में आपका ओपिनियन मैटर करता है. तो लेट्स हैव फेथ इन आवर जस्टिस सिस्टम एंड जुडिशरीज. और हम एज अ कंज्यूमर यही कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं गवर्नमेंट को टू लेट देम नो अबाउट हाउ वी फील अबाउट द पॉलिसी दैट दे आर मेकिंग फॉर अस एज अ कंज्यूमर. तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को अनबायस्ड रखने का ताकि हम सिर्फ डिस्कस कर पाएंगे एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से. बट कहीं ना कहीं अगर मेरा बायस आ जाए बिकॉज आई एम इन पावर इंडस्ट्री, सो मुझे माफ कर देना. एंड आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में, देखते हैं क्या है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी. तो आइए शुरू करते हैं. बोलता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखना, एंड तक एक ही बारी में देखना ताकि आप लोगों को पूरी पॉलिसी एक ही बारी में समझ में आए. अगर टाइम नहीं है तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लो और आराम से बैठ के देखना, पेपर पेंसिल लेके बैठना, नोट करना कुछ भी पॉइंट्स आपको आए एंड आप अपना मेल भेज सकते हो. ठीक है. व्हाट इज द न्यू नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी फॉर 2021 मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंडिया. ये ड्राफ्ट निकाला हुआ है एंड इस पे शायद जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक ये डेडलाइन मिस हो जाएगी. बट स्टिल इट वुड बी सम प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू टू एनीबॉडी हु वॉचेस दिस, जिसको नहीं समझ में आता. एंड मैं ये वीडियो पिछली वीडियो की तरह हिंदी में रखूंगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, जो हमारी जनता है जो देख रही है जिसको पॉलिसी इफेक्ट करती है, मेजॉरिटी हिंदी बोलने वाले लोग हैं. तो उनको हिंदी में समझ आना चाहिए साफ स्पष्ट भाषा में कि भाई क्या है पॉलिसी. अगर आप हिंदी भी वर्जन पढ़ोगे इस पॉलिसी का, वो इतना कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, आधे लोगों के सर के ऊपर से लेंगे टर्म्स. तो मी एज अ पर्सन हु इज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री एंड थोड़ा बहुत जानता हूँ कैसे काम हो रहा है इसमें, कैसे चल रहा है सारी चीज़ें, तो मैं आपको अपना एक ब्रेकडाउन देना चाहता हूँ कि क्या है ये पॉलिसी. तो इसमें मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी ऐड करे हैं एंड ये मैं स्लाइड ऐसे ही चलाऊंगा ताकि इधर आपको कमेंट्स भी दिख जाए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको. ठीक है. तो आइए इसके अंदर शुरू करते हैं. वाई आर वी मेकिंग दिस वीडियो? लाइक लास्ट टाइम वी आर मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि आपके कंज्यूमर राइट्स हैं. ठीक है. और ये आपका हक है, ये पॉलिसी आपको इफेक्ट करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या निकाला है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर. ठीक है. और दूसरा है ये ड्राफ्ट अभी, इसके अंदर आप सजेशंस चेंजेस भेज सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. हाउ दिस पॉलिसी इफेक्ट्स ईच टाइप ऑफ एंटिटी हु इज वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री. इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी एंसिलरीज हैं इसकी एंड इतने लोग इंप्लॉय करती है ये इंडस्ट्री. दिस इज लाइक एसेंशियल सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर है. तो ये हर एक बंदे को कैसे कैसे इफेक्ट करेगी, इसके अंदर क्या नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ये इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूसर्स को मेनली इफेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इफेक्ट करती है, कंज्यूमर्स के लिए तो काफी कुछ है इसमें अच्छा, लेकिन बहुत सारे जो इकोसिस्टम में मेन इसके वो है कारीगर है उनको बहुत इफेक्ट करती है. तो क्या ये सही है क्या ये नहीं है ये भी देखेंगे. रिन्यूएबल एनर्जी का कहाँ पे मेंशन है बिकॉज मेरा बायस आ गया यहाँ पे. रिन्यूएबल एनर्जी हमको चाहिए, हमको 100% फ्री बिजली चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं. ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं. ये है इसका पहला पेज. फ्रॉम स्टार्ट. तो ये है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट. इससे पहले जितने भी पेज हैं वो पुरानी पॉलिसीज डिस्कस करी हैं, जैसे कि हमारी अभी की सरकार कर रही है, पुरानी चीज़ें याद दिलाती है, फिर नई चीज़ें बताती है, हमने ये करा, हमने वो करा. सेम पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले की चीज़ें बताई, हमने ये करा, पहले ये होता था, वो होता था, हमने ये कर दिया अब. तो आइए देखते हैं 2021 में ये क्या प्लान कर रहे हैं करने का. इसके अंदर बेसिक सा जो रूल है वो है इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी. इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है. दैट इज द मेन कंज्यूमर राइट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सारे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 2005 से. ठीक है. और 2003 इसका बिल्कुल आप मान के चलो बाइबल था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलेगी इंडिया के अंदर, पॉलिसी, टैरिफ, जनरेशन सोर्सेज का मिक्स कैसे होगा, कैसे फ्यूचर डेवलपमेंट होगा, वो सब 2003 से डिसाइड होता हुआ आ रहा है. एंड ये हर 5-5 साल में डिसाइड होता रहता है, जो कि हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी करती रहती है. तो आइए चलते हैं इसके दूसरे पेज पे. इसको रख लेते हैं इधर. तो ये है इसका पॉलिसी का सेकंड पेज. इसके अंदर वही बताया कि हमारा मतलब 2020 तक कैसे मतलब डेवलपमेंट हुई है. 2005-2006 तक हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन था 631 यूनिट्स और फिर 2020 में जब असेसमेंट हुई है तो हमारा डबल हो गया, 1208 यूनिट्स पर बंदा कंज्यूम करता है पर ईयर. तो बढ़िया मतलब डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है इंडिया, बहुत बिजली कंजम्पशन हो रही है. दूसरा इन्होंने सेकंड पैरा में बताया कि 10 गीगावाट था ट्रांसमिशन
2005-2006 तक, उसके बाद असेसमेंट करोगे, अगर इतने सालों बाद असेसमेंट करोगे 15 सालों बाद, तब तक तो डेवलपमेंट होगी ना कुछ कुछ। तो वो इन्होंने बताया 10 गीगावाट से 102 गीगावाट ट्रांसमिशन तारे पे चाहिए इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया कि एवरेज ग्रिड का जो फ्रीक्वेंसी था वो भी हमने मेंटेन करा है 49 से 50 हर्ट्ज के बीच में, बहुत अच्छी बात है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो इन्होंने बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी 2005-2006 तक तो नेग्लिजिबल था, जो कि बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पे तो मतलब विंड पावर भी नहीं था, सोलर तो बहुत दूर की बात है। तो उस टाइम पे जनरेशन मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंबाइंड, जिसके अंदर सोलर, विंड, बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो नहीं, हाइड्रो को अभी भी काउंट नहीं करते ये लोग, बट ये सारे सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोमास, इन सबका कंबाइंड शेयर था पूरे इंडिया के मिक्स में 0.75%। 2020 में इन्होंने चेक करा, वो 10% हो गया है, विच इज़ लाइक अमेजिंग। एंड ये गवर्नमेंट चाह रही है कि 40% तक इसको लेके जाएं अगले 10 साल में, 2030 तक, विच इज़ लाइक इन लाइन विद सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया काफ़ी इंप्रूव करे ग्रिड के स्टैंडर्ड, और सरकार को भी पता है, सरकार ने बहुत अच्छी बात लास्ट पैराग्राफ में बोली है कि भाई बिजली देने के बाद भी अभी भी डिस्कॉम रोती रहती है कि भाई हमको इतना इतना लॉस हो रहा है, हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो अभी डिस्कॉम्स का लास्ट ईयर तक जो लॉसेज आए थे वो थे 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए, काफ़ी काफ़ी जीरो लगते हैं इसके आगे। तो ये डिस्कॉम के लॉसेस क्यों थे? लॉसेस थे कि भाई आधे लोग बिजली चोरी करते हैं, बिल टाइम पे नहीं करते हैं, ट्रांसमिशन में बहुत सारे लॉसेज होते हैं इनको, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, सरकार का टारगेट है कि भाई 175 गीगावाट इनको बनाना है, रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना है। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी से जो बनाना है वो 2022 तक बनाना है इनको, तो इसमें तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और 40% ये लोग चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से आए 2030 तक। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का वेरिएबल नेचर है, तो हम लोग चाहते हैं, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी जैसे आपको पता है कि विंड पावर साल में 12 महीने विंड से एनर्जी नहीं निकलती है, कुछ लिमिटेड टाइम में विंड से एनर्जी निकलती है। मानसून के सीजन में जब मस्त हवाएं चलती हैं तब विंड मिल पीक पे चल रहे होते हैं। ऐसे ही सोलर से पूरे साल में कांस्टेंट बिजली नहीं निकलती है, वो दिन में सुबह धीरे धीरे उठता है, डक कब होता है उसका, जो सुबह धीरे धीरे उठता है 12 बजे बढ़िया पीक पे आता है, फिर धीरे धीरे सेटल डाउन होता है। तो इसको रैंप अप रैंप डाउन बोलते हैं। कांस्टेंट सप्लाई चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारे डिमांड जो है हमारी वो पीक आवर्स में चलती है, पीक आवर्स ऑफ पीक आवर्स। तो सरकार कह रही है कांस्टेंट पता होना चाहिए कि कितनी बिजली आएगी, किधर से आएगी। बट विंड और सोलर में हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि नेचर डिपेंडेंट है। तो सरकार कह रही है रिन्यूएबल के अंदर हम लोग विंड और सोलर को पेयर करेंगे विद नेचुरल गैस, हाइड्रो स्टोरेज, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, ताकि हम रैंप अप रैंप डाउन जो एकदम से चाहिए, जैसे सारे लोग रात को घर जाते हैं एसी ऑन करते हैं तो एकदम से बिजली चाहिए उस टाइम पे एकदम से बिजली चाहिए, तो फिर उधर एकदम से कोयला वोयला कैसे डाला जाएगा? उस टाइम पे गैस और पम्प्ड हाइड्रो बहुत बढ़िया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आता है। अभी तो हमें कोयले से मिलती है वाली बिजली जो एकदम से मिलती है रैंप अप रैंप डाउन, और इसमें थोड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का हाथ होता है। बट ये बहुत अच्छा सरकार ने क्लॉज रखा है कि भाई हमको गैस एक्सप्लोर करना चाहिए, बहुत हमारे पास बायोगैस का बहुत अपॉर्चुनिटी है एंड गैस का रिजर्व खत्म हो रहा है इंडिया में। तो जैसे जैसे ये सोलर विंड ऐड होता जाएगा ग्रिड में, तो ग्रिड के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जाएगा कि भाई वेरिएबल सोर्स है ये तो सारा का सारा, दिन में बिजली देगा, रात में बिजली देगा, नहीं तो ग्रिड कैसे मैनेज होगी? तो ये रैंप अप रैंप डाउन के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं ये लोग अभी से, एंड इसके ऊपर और क्लैरिटी चाहिए हमको कि कैसे सोच रहे हैं, ताकि जो आगे लोग इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, पम्प्ड हाइड्रो में कोई बंदा काम कर रहा है, ग्रेविटी बैटरीज जो स्टार्टअप्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो दे नो व्हाट इज द रोड मैप ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट रैंप अप रैंप डाउन पॉलिसी, मतलब इसी पॉलिसी को और बड़ा होना चाहिए, रैंप अप रैंप डाउन को डिस्कस करो इसके अंदर। दैट इज द सजेशन। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो सरकार क्या क्या कह रही है, ये 2021 में जो पॉलिसी है, यहाँ पे एम और ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि प्रमोट करो क्लीन सस्टेनेबल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छी बात है। डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट एफिशिएंट ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब हमको ट्रांसमिशन बढ़िया चाहिए और एफिशिएंट चाहिए, मतलब इतने जो लॉसेस होते हैं तारों के अंदर वो नहीं चाहिए, और सही सही बिजली चाहिए। जो डिस्कॉम्स इतने लॉस में है बेचारे, 10 लाख करोड़ रुपए का लॉस में है, इनको दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा, जो कि पिछले 70 सालों से रिवाइव ही नहीं हो पा रहे हैं बेचारे। तो इनको रिवाइव करने के लिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी गई हैं, जिसके अंदर दोनों का फायदा है। एट द एंड ऑफ द डे पूरे देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया, तो फिर डिस्कॉम की भी डेवलपमेंट हो रही है, कस्टमर की भी डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है, सोचते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट मार्केट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अपनी शेयर बाजार चलता है वैसे ये पावर मार्केट्स की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। रियल टाइम में अगर सब कुछ होगा तो कितना मजा आएगा, मतलब रियल टाइम में आप बिजली बैठ कर देख सकते हो कि अभी मैंने जो पिछले घंटे में अभी मैं एसी ऑन कर रहा हूँ तो ये बिजली कहाँ से आ रही है, कोल पावर प्लांट से आ रही है, सोलर से आ रही है, विंड से आ रही है। अगर ऐसा कस्टमर एंड पे भी पता लगने लग गया, मजा आ जाएगा, जो कि होता है नॉर्वे जैसी कंट्रीज में होता है, डेवलप्ड जिनके पास है, बट इंडिया जैसी कंट्री में इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज। तो गवर्नमेंट कह रही है कि पावर क्वालिटी मेंटेन करो, भाई बढ़िया क्वालिटी का पावर चाहिए हमको, पावर फैक्टर जिसके अंदर बढ़िया हो, वोल्टेज बढ़िया हो, फ्रीक्वेंसी बढ़िया हो, हार्मोनिक्स बढ़िया हो, लॉसेस कम हो, वो सारी चीज़ें। अच्छा, इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि जो गवर्नमेंट का रोल है रेगुलेशन में, वो लाइट टच रखना चाहती है गवर्नमेंट कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से रखेंगे इसको। लाइट टच बोले तो मार्केट रूल्स, मार्केट डिसाइड करेगा आपस में डिमांड और सप्लाई का कि कैसे चल रहा है काम। अब जो सप्लाई वाला बंदा वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा 2.5 रुपये में, तो डिमांड वाला बंदा सरकार के पास जाके ऐसे विनती नहीं कर सकता कि मेरे को 2.5 रुपये में दो। मार्केट रूल्स, तो सरकार कह रही है हम लाइट टच रखेंगे इसको, रेगुलेशन को। तो ये अच्छी बात है दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए, तो मार्केट डिसाइड करेगी एंड मार्केट इज ऑलवेज राइट। सो ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी सोच रही है इसके बारे में। बाकी गवर्नमेंट कह रही है इधर भी आत्मनिर्भर भारत का पुश है, बहुत अच्छी बात है। जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्टर जो है, मतलब एनर्जी सेक्टर इज लाइक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर एनी कंट्री। तो इतना जो कीमती सेक्टर है, बिजली के बिना कुछ नहीं चलेगा, पूरा देश बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, इंडिया में बनाने की जरूरत है बहुत सारे कंपोनेंट्स हमको। यहाँ से ये शुरू होता है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। इस प्लान में इन्होंने पहले पैराग्राफ में बोला है कि भाई हर 5 साल बाद ना इसको एक बार अपडेट करेंगे, रिवाइज करेंगे कि क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या चल रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर क्या अपडेट डालना चाहिए। तो हर 5 साल में इसको अपडेट करना जरूरी बना दिया है सरकार ने। यह अमेंडमेंट 2003 के हिसाब से इन्होंने फॉलो करते हुए बोल दिया कि हर 5 साल में हम करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, टू इंश्योर कि भाई बढ़िया चल रहा है एकदम बिजली का काम इंडिया में, एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रही है जितने भी रिसोर्सेज पड़े हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि
ये 5 साल का जो रिवीजन होगा इससे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। फोरकास्टिंग और प्रोडिक्शन बोलते हैं एनर्जी सेक्टर में कि भाई कितना हमको पावर सप्लाई देना है और कैसे डिमांड ग्रो हो रही है, तो उस हिसाब से हम नए एनर्जी सोर्सेज भी ऐड कर पाएंगे ग्रिड में। इंस्टेड ऑफ एवरी 5 ईयर रिवीजन इनको चेक करना चाहिए हर एक मिड टर्म पे, लाइक 2.5 साल पे या फिर 3 साल पे, ताकि वो एक रिवीजन 2.5 साल पे फेल हो जाए तो वो 5वें साल तक जो उनको डिसाइड करना है तो उनको अच्छे क्लैरिटी मिलेगी, हाँ मतलब 5वें साल के बाद हमको ये करना है। बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट ड्यू टू दिस कोविड, बहुत डिजिटलाइजेशन हो गई है, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो ये इनको और थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा सरकार को, वो ढीले ढीले काम नहीं कर सकते। जैसे ये चलते थे धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसे नहीं चलना, फास्ट फास्ट करना है इसको। तो मैं कहता हूँ 5 साल की जगह 2.5 साल कर दो इसको, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये है एरियाज जो ये एड्रेस कर रहा है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। ये एड्रेस कर रहा है जनरेशन मिक्स, जिसके अंदर जितने सोर्सेज हैं सारे इंडिया में अवेलेबल, बायोगैस, सोलर, विंड और कोल पावर प्लांट तो है ही, हाइड्रो, ठीक है, पम्प्ड हाइड्रो के 2-3 प्रोजेक्ट लग रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर लग रहा है, सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट लग रहा है, विंड हाइब्रिड लग रहा है, वो सारा जनरेशन मिक्स में आ जाता है। क्या कहाँ कहाँ से बिजली बनती है वो जनरेशन पार्ट हो गया। अब ट्रांसमिशन हो गया इसकी, कहाँ कहाँ से तारे किधर किधर जा रही हैं, स्टेट्स के बीच में तारे जा रही हैं, स्टेट के अंदर अंदर तार घूम रही है, फिर वो तार घूम के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो आपके घर के आसपास आ रहा है, नियरेस्ट ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से आपके घर पे आ रही है, बट वो ट्रांसफार्मर से जो बिजली ट्रांसफार्मर पे आ रही है वो ट्रांसमिशन टावर से आ रही है, तो वो इतना दूर दूर से बिजली घूम के आती है, तो ये सारा कवर हो गया उधर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये उधर से उन्होंने पूरा क्लब कर दिया। फिर आता है ग्रिड ऑपरेशन। इधर बहुत अब बढ़िया चीज़ें शुरू हुई हैं जो ये एड्रेस कर रहे हैं। ग्रिड ऑपरेशन, ग्रिड ऑपरेशन कैसे चलती है अभी ग्रिड, और क्या चेंज करना चाहिए इसको ग्रिड को ऑपरेट करने के लिए बढ़िया तरीके से, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर आता है पावर मार्केट। अभी जो मार्केट्स चल रही हैं उसके अंदर 1 डे अहेड, 2 डे अहेड, 15 मिनट वाली फोरकास्टिंग है अभी भी, जिसके अंदर आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, वहाँ पे बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह है, आप पावर ट्रेडर बन जाओ, वहाँ पे बैठ के आप पावर खरीद सकते हो, बेच सकते हो एट द बेस्ट प्राइसेस अवेलेबल, बट ये आपको बताना पड़ता है 15-20 मिनट पहले कि मेरे को इतनी पावर चाहिए, और बिड मारनी पड़ती है वहाँ पे। तो ये पावर मार्केट के अंदर इन्होंने रिफॉर्म की बात करी है इसमें। रेगुलेटरी प्रोसेस के बारे में इन्होंने बात करी है कि इधर उधर चक्कर जो काटने पड़ते थे, इतने सारे रेगुलेशंस थे, उसको थोड़ा चेंज करा। फिर उन्होंने बोला R&D, थोड़ा सा ना R&D में भी पुश करेगी गवर्नमेंट, ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में R&D बढ़िया होगी, इंसेंटिव मिलेगा, PLI स्कीम्स होंगी, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड प्रोक्योरमेंट होगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो पुश मिलेगा मेड इन इंडिया में भी, इंडिया में। फिर उन्होंने बोला पावर क्वालिटी, भाई हमको पावर क्वालिटी बढ़िया चाहिए ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकें और डेवलप देश काउंट हो। तो पावर क्वालिटी में क्या क्या चीज़ आ जाती है भाई, वोल्टेज, जैसे ये लाइट जल रही है, फ्लिकर होती है, ठीक है, फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज में, फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन होती है, हार्मोनिक्स में फ्लक्चुएशन होती है, पावर फैक्टर कंट्रोल नहीं होता कभी कभी, और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, बट पावर क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो सब इन्होंने मैकेनिज्म बनाया कि कैसे मॉनिटर करेंगे। अच्छी बात है, इसको हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी तो ऊपर ऊपर से ब्रश कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला एनर्जी कंजर्वेशन, इसकी भी बहुत जरूरी है, हम इतनी बिजली खाने लग गए हैं तो फिर ये एनर्जी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है अभी। फिर एनवायरमेंटल इशूज़ भी बहुत है, एनर्जी जनरेट होती है जो अभी तक होती आ रही है कोल पावर प्लांट से, एंड हाइड्रो डैम भी बनाते हो, बहुत बड़े बड़े डैम बनते हैं, तो बहुत इकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है उसका, तो एनवायरमेंटल इशूज़ इन्होंने कवर करे हैं। स्किल बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हुई है इस पॉलिसी में, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए जैसे जो भी लोग काम कर रहे हैं पावर इंडस्ट्री में, आने वाले 5-6 साल में लाइक मेनी पीपल वुड बी लूजिंग जॉब्स इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज एवरीथिंग इज हेडेड टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन आ रही है। मतलब अब स्काडा सिस्टम, PLC सिस्टम, यहीं पे बैठे बैठे आप पावर प्लांट कंट्रोल कर सकते हो अपना, लाइक हम अपना सोलर पावर प्लांट इतना दूर लगा हुआ है, 800 किलोमीटर दूर, हम यहीं पे बैठ के मॉनिटर करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं कंप्यूटर पर बैठ के। तो जितने बड़े पावर प्लांट हो रहे हैं ये भी ऑटोमेट हो चुके हैं अभी, एंड स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है ताकि और अच्छे से एफिशिएंट काम हो। कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट की बात बोली है, कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट की बात आज तक नहीं बोली गई थी पिछली पॉलिसीज में, जो कि है मतलब पावर इज द सेंटर, यू नो, सेंटर ऑफ एवरीथिंग। लाइक हमारी कंपनी वर्क्स इन 4 मेन वर्टिकल्स, दैट इज पावर, फूड, वाटर एंड वेस्ट। ये 4 वर्टिकल्स सोलर ऑक्टा में हम लोग मानते हैं दीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ। तो पावर तो बहुत एसेंशियल है, उसके बाद फूड, वाटर एंड वेस्ट आता है। तो यही चीज़ गवर्नमेंट ने भी पकड़ लिया है कि भाई कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। पावर की डेवलपमेंट हो रही है तो पावर बाकी चीज़ों को भी इफेक्ट करता है, फूड, वाटर, वेस्ट, और वो सारे सेक्टर में अगर कोई डेवलपमेंट होती है जो पावर इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर डालती है या फिर पावर इंडस्ट्री को बूस्ट करती है, तो ये सारे के सारे 4 सेक्टर आपस में बात करते हुए होने चाहिए ताकि सबका डेवलपमेंट हो और सबका इंटरेस्ट बना रहे। फिर उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया बात बोली है। अभी हम हेड हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर, बट वो तभी फैलेगा इतना ज़्यादा जब बहुत सारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, और जो एंग्जाइटी है लोगों को कि भाई चार्ज खत्म हो जाएगा गाड़ी में, रेंज खत्म हो जाएगी, तो इसकी बात कर दी है इन्होंने। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर अभियान जो है उसकी बात हुई है। फिर डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात हुई है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इन्होंने कवर करा। एंड तो ये है ऑप्टिमल जनरेशन मिक्स इनका जो इन्होंने सोचा है, और जो पिछला डिस्कस करा मैं बताता हूँ आपको। 370 गीगावाट टोटल अभी इंस्टॉल्ड था हमारा, ठीक है, कैपेसिटी अप टिल 2020। उसके अंदर 87 गीगावाट आता है रिन्यूएबल से, जो कि है 19%, मात्र 19%। इन रिन्यूएबल के अंदर ये लोग छोटे पावर प्लांट जो है 25 मेगावाट तक की हाइड्रो कैपेसिटी के, इसको भी रिन्यूएबल का ही स्टेटस मिला हुआ है, तो ये 87 गीगावाट आता है। इसके अंदर 87 गीगावाट में से 34 गीगावाट है सोलर का, ठीक है, 37 गीगावाट है विंड एनर्जी का। जो आप जाते हो अगर जैसलमेर, महाराष्ट्र में कहीं पे जाते हो, औरंगाबाद वाली साइड पे, पुणे, थाने, बहुत सारे विंडमिल दिखते हैं आपको, तो वो सारे विंडमिल बहुत पावर बनाते हैं मिलके। तो 37 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की 370 गीगावाट, उसमें 87 गीगावाट 19% इज फ्रॉम रिन्यूएबल्स, ब्रेकडाउन है 19% का। 37 गीगावाट विंड से है, 34 गीगावाट सोलर से है, 9 गीगावाट बायोमास से है, और 4 गीगावाट है स्मॉल हाइड्रो, ठीक है, और सिर्फ मात्र 148 मेगावाट दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी। मतलब इतना वेस्ट बनाते हैं हम लोग और उससे इतनी एनर्जी निकल सकती है, कोई अभी प्लांट ही नहीं लगा रहा उसके लिए।
बहुत एनवायरमेंटल इशूज़ हैं, बट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, बाकी देश भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। और 75 गीगावाट कैप्टिव प्लांट्स हैं इन कंट्री। कैप्टिव प्लांट्स का मतलब होता है जैसे जो राइस की फैक्ट्रीज होती हैं वो थान जला लेती हैं, अपनी थान जलाती हैं, टरबाइन में बिजली बनाती हैं और उनकी राइस फैक्ट्री चल रही है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री वाले हैं जो कैप्टिव पावर प्लांट लगा के अपना काम कर रहे हैं। मेन इसके अंदर आता है कोल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। इन लोगों को इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि ये लोग सेटल ही वहीं पे करते हैं अपनी इंडस्ट्री, जहाँ पे इनको पावर मिल जाए आराम से। जैसे कोल इंडस्ट्री है, कोल की खदानें जहाँ पे होंगी वहाँ पे साइड में ही आसपास स्टील की भी खदान लगी होगी। क्यों? क्योंकि कोल से उनको सस्ती बिजली मिल रही है। ठीक है। हाइड्रो पावर 2020 में अगर हमने कैलकुलेट करा, 2005 में था शेयर 26% का, और 2020 में जो ये आया है कैलकुलेशन, ये आया 12% का। ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक बीच में ना पीरियड था 2010 के टाइम पे, एक बहुत बढ़िया पीरियड था जब सरकार ने किसी को भी बोला था कोई भी पावर बना के कहीं पे भी बेच सकता है। ठीक है। तब टाइम था जो पीपीए हम आज सोलर में करते हैं, तब उस टाइम पे वो फेमस हो रहे थे। तो उस टाइम पे पीपीए 6 रुपये 7 रुपये ऐसा करके चलता था विद गवर्नमेंट, बट वो पीपीए शॉर्ट टर्म था। तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा था, भर भर के ना प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए थे, हाइड्रो पावर प्लांट्स, कोल पावर प्लांट्स। तो वो पीपीए इन्होंने कर तो दिया था, बट धीरे धीरे और एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज आती गई। ये प्राइवेट प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट प्लेयर्स ने बहुत सारे कैपेसिटी लगाए थे, कैपेसिटी बिल्डिंग हुई थी उस टाइम पे, बट वो अब कैपेसिटी आइडल लाई करती है, यूज़ नहीं हो रही है, अनऑपरेशनल है, अपडेट नहीं कर रहा उस इक्विपमेंट को, मेंटेनेंस नहीं करी इक्विपमेंट की, तो बेकार हो चुकी है अभी। तो इस वजह से हाइड्रो पावर रिड्यूस हो गया। बहुत सारे प्लांट्स हाइड्रो के ऐसे खाली पड़े हैं अभी, क्योंकि उनके अंदर मेंटेनेंस नहीं हुई, अबैंडन कर दिया गया प्रोजेक्ट। ठीक है। तो सरकार ने बोला है इन ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को दोबारा से चालू करो। काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है, छोटी कैपेसिटी नहीं है हाइड्रो की, 26% से 12% आधी हो गई है, तो इसको बड़ा करा जा सकता है। एंड सरकार कह रही है रैंप अप रैंप डाउन, जो हमें बिजली चाहिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिजली है। ये अगर आप इधर इधर देखोगे, ये मेरा कर्सर आ गया है यहाँ पे, ये जो पैराग्राफ है, सरकार कह रही है रैंप अप रैंप डाउन करने के लिए हमको एक कुछ बढ़िया सोचना पड़ेगा। एंड सरकार पुश कर रही है स्टोरेज की तरफ, पम्प्ड हाइड्रो, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन स्टोरेज हो तो अच्छी बात है। ये हाइड्रोजन स्टोरेज, हाइड्रोजन आई थिंक इज़ द फ्यूचर, बिकॉज एनर्जी बना के उसको वापस पानी बना दो और वो पानी दोबारा मतलब चलता रहेगा, लूप में चल सकता है। एंड अगर रिन्यूएबल्स के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन जिसको बोल रहे हैं आजकल, जो रिन्यूएबल्स के थ्रू हाइड्रोजन बन रही है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वो बहुत ही ज़्यादा चीप है। तो बेस्ट है अगर हाइड्रोजन को हम एक्सप्लोर करें, दैट इज़ माई ओपिनियन। ठीक है। और सरकार बोल रही है ये जो एग्जिस्टिंग कोल पावर प्लांट्स हैं इनके मतलब इतने पुराने हो चुके हैं इक्विपमेंट, इतनी एफिशिएंसी खराब है इनकी, अब जब नई टेक्नोलॉजी है तो इसको रेट्रोफिट करो ना, बढ़िया अपग्रेड करो कोल पावर प्लांट को, ताकि एफिशिएंसी बढ़िया हो इसकी। तो ये रैंप अप रैंप डाउन भी बढ़िया कर सकता है। तो ये सरकार कह रही है कोल पावर प्लांट्स को रिन्यूएबल्स के साथ और गैस एनर्जी के साथ मिक्स करा जाए। ठीक है। यहाँ पे आगे एक बात यहाँ पे फोड़ दिया है बम, चुपचाप एक छोटे से पैराग्राफ में फोड़ दिया गया है बम। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, कई लोग सोचेंगे गलत बात है, बट अच्छी बात है मेरे हिसाब से। पीक एंड ऑफ पीक आवर्स फॉर कंज्यूमर्स आ गया है, इस पॉलिसी के अंदर आ गई है बात। मतलब जो हम सब लोग सोचते थे कि अरे ये अगर हो गया तो क्या होगा इंडस्ट्री का, ये है वो है, तो यहाँ पे बात आई है कि जो इंडस्ट्री में होता था, इंडस्ट्रियल कनेक्शन में होता था कि पीक आवर्स में आपको एक अलग रेट में मिलेगी बिजली, से 6 रुपये में मिलेगी। ठीक है। पीक आवर्स में 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये पे मिल रही है स्टार्टिंग। ऑफ पीक आवर्स पे आपको 5 रुपये में मिल रही है, 20% 25% सब्सिडाइज होता था ऑफ पीक आवर्स पे। अब ये पीक आवर्स ऑफ पीक आवर्स क्या है? ये पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स रीजन टू रीजन डिपेंड करते हैं। रीजन टू रीजन एज एन कहीं पे पीक एकदम से आती है सुबह सुबह जब फैक्ट्री खुलती है, इंडस्ट्रियल एरिया में आती है पीक सुबह सुबह जब फैक्ट्री खुलती है। ठीक है। और वो पीक पूरा दिन चलती है। फिर ऑफ पीक होती है जब फैक्ट्री शाम को आधी वर्कफोर्स चली जाती है घर, आधी वर्कफोर्स काम कर रही होती है, कैपेसिटी जो फैक्ट्री की होती है आधी पे आ जाती है, तो वो ऑफ पीक आवर्स बन जाते हैं। सेम चीज़ हो जाएगी घर पे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के साथ, पीक आवर्स एंड ऑफ पीक आवर्स इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। एंड इससे क्या होगा, ये जो डिस्कॉम हमेशा रोते रहते थे कि मतलब हमारे पास तो पैसे नहीं है, बैंक करप्ट हो गए हम, तो अब वो भाग नहीं सकते क्योंकि अब उनको पैसा मिल रहा है बिजली बनाने का, और बिजली देनी पड़ेगी। अगर पैसा मिल रहा है तो एक्स्ट्रा चार्ज करोगे पीक आवर्स ऑफ पीक आवर्स पे, पीक आवर्स पे ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, तो फिर हमको क्वालिटी चाहिए बिजली की। तो ये सरकार ने इंश्योर करने के लिए इनको बोल देगी कर लो चलो। ठीक है। तो ये चुपचाप 5.3 क्लॉज में एक ही उसमें दे दिया गया। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, मतलब अब दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडेड, तो हमको भी वहीं जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। सही है। अब फ्रेमवर्क ऑन रीजनल लेवल्स, सरकार कह रही है फ्रेमवर्क एक रीजनल लेवल पे बनाओ, क्योंकि बहुत सारी ना कैपेसिटी रिजर्व कैपेसिटी पड़ी है पावर जनरेशन की, सो दैट पावर क्वालिटी इज मेंटेन्ड इवन इफ इट्स अंडर मेंटेनेंस। ठीक है। मतलब अगर कोई लाइन टूट गई है, कुछ ठीक कर रहे हो वहाँ पे, तो रीजनल रिजर्व कैपेसिटी एक रखो। मतलब बाईपास जो बोलते हैं हम लोग कि इधर काम चल रहा है तो बाईपास टांका मार के उधर बिजली फिर भी जानी चाहिए। कस्टमर की क्या गलती है, तुम्हारा मेंटेनेंस चल रहा है तो कस्टमर को तो बिजली चाहिए। तो ये सरकार ने बोला कि इसके लिए फ्रेमवर्क एक रीजनल लेवल पे बनेगा, अच्छी बात है। फिर सरकार कह रही है लेट्स एक्सप्लोर द एनर्जी मिक्स। ठीक है। इसके अंदर जनरेशन विद रिन्यूएबल्स 87 गीगावाट आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाकी चीज़ें भी चाहिए ताकि कांस्टेंट सप्लाई मिले अपने को। तो सरकार कह रही है एक्सप्लोर करो, सबको कह रही है एक्सप्लोर करो एनर्जी मिक्स में बाकी चीज़ें डालने का, ताकि बैलेंस बना रहे, पावर का कांस्टेंट आउटपुट मिलता रहे। ठीक है। थर्मल जनरेशन के ऊपर जो बात हुई है, यहाँ पे इन्होंने बहुत साइलेंटली बोला है कि भाई और कोल पावर प्लांट्स ऐड करो। ठीक है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट सरकार कह रही है कि कोल पावर प्लांट्स ऐड करो। ठीक है। बिकॉज सस्ती बिजली बनती है एंड रैंप अप रैंप डाउन इजीली हो सकता है। मतलब जब आपको बिजली चाहिए ज़्यादा कोल डाल दो, जब बिजली कम चाहिए तो थोड़ा सा कोल कम डालो उसके अंदर, तो ईजी है रैंप अप रैंप डाउन करना। तो सरकार को ये लग रहा है कि मतलब रैंप अप रैंप डाउन के चक्कर में कोल पावर प्लांट और लगाने चाहिए। और सरकार ये भी कह रही है कि जो पुराने प्लांट्स हैं इनको अपग्रेड करो हायर एफिशिएंसी पे। ठीक है। एंड कह रही है कि जितने भी नए प्लांट जो भी कोल के प्लान हो रहे हैं लगाने के लिए, वो या तो सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे होंगे या तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे होंगे, या तो कोई इससे भी ऊपर वाली टेक्नोलॉजी हो,
तो ये सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल क्या है, ये फीडबैक लूप्स वाली टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ वेरी पीक, और मतलब रैंप अप रैंप डाउन करना बहुत ईजी होता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। और ये बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स नहीं होते हैं, एंड इसके अंदर हाई क्वालिटी का आउटपुट मिलता है। बट इसके अंदर अपने चैलेंजेस भी हैं, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। कॉन्स में आता है वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है इस प्लांट में, मेंटेनेंस में बहुत पैसा खर्च होता है इसके अंदर। बट सरकार कह रही है अब यही एफिशिएंट यही है टेक्नोलॉजी, तो यही लगाओ, ठीक है। ठीक है, फिर दूसरा सरकार कह रही है ये जो सप्लाई चेन है कोल की, इसको थोड़ा इंप्रूव करो, क्योंकि हमारे देश में इतना कोल है तो हम बाहर से काय को इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार कह रही है हमारे देश का इतना सारा कोल है, उसी को यूज़ करो और इंपोर्ट विम्पोर्ट मत करो कोल को, वही कोल जलाओ, पावर मिक्स में डालो। तो सरकार कह रही है सप्लाई चेन इंप्रूव करो, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करो फॉर कोल पावर प्लांट्स टू मैक्सिमाइज द अप टाइम एंड पावर क्वालिटी एट ऑल टाइम्स। मतलब 24 घंटे हमको प्लांट में बढ़िया सप्लाई अपना स्टॉक लेके चलो कोल का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 1 महीने का। अभी जैसे प्रोटेस्ट हुई थी तो उधर ट्रेन नहीं जा रही है कोयला लेके, तो पावर प्लांट बंद कर दिया उन्होंने। उधर कोल का रिजर्व रखो ताकि अगर ऐसा कुछ इवेंट हो तो तुम्हारे पास पावर देने का तो रहे। प्रोटेस्ट हो रही है तो लोगों को बिजली नहीं दोगे तुम। तो सरकार कह रही है उधर बढ़िया अपना लॉजिस्टिक्स क्लियर करो, ठीक है। यहाँ पे वही वाली बात आ गई, इंडिया कह रहा है कि मिनिमाइज करो उसको कोल इंपोर्ट्स को, जब हमारे पास इतना सारा रिजर्व पड़ा है। फिर कह रहे हैं गैस बेस्ड पावर है, ये सिर्फ 6% है इलेक्ट्रिसिटी मिक्स का, इसको बढ़ाओ। और इसका जो प्लांट लोड फैक्टर है PLF, ये टर्म एवरेज प्लांट लोड फैक्टर है जो गैस पावर प्लांट का, ये सिर्फ 22% है। सरकार कह रही है ये बहुत कम है, गैस पावर प्लांट के हिसाब से तो सही में कम है, क्योंकि सोलर के अंदर ही हम लोग ज़्यादा निकाल रहे हैं प्लांट लोड फैक्टर। तो सरकार कह रही है गैस पावर प्लांट बहुत अलाउ करता है आपको, प्रोज एंड कॉन्स के अपने अलग, लेकिन रैंप अप रैंप डाउन में काम आता है। तो गैस में काफ़ी पुश हो रहा है, करो दबा के करो इसको, ठीक है। बट सरकार को ये भी पता है कि डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो गैस का कम है, ठीक है। और गैस हम लोगों को अब इंपोर्ट करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, जो LPG हमारे घर में आता है ये सब इधर उधर से आता है। तो सरकार कह रही है इसका यूज़ कम करके पावर जनरेशन कांस्टेंट सप्लाई में कम कर दो, मतलब गैस का यूज़। और सरकार कह रही है कि इसका सिर्फ रैंप अप रैंप डाउन में यूज़ करो, क्योंकि ये रैंप अप रैंप डाउन में बहुत बढ़िया है। एकदम से गैस का, जैसे हम लोग पानी गर्म करने के लिए गैस का स्टोव पे नॉब घुमाते हैं तो एकदम से ज़्यादा गैस हो जाती है, तो पानी जल्दी उबलता है, कम कर देते हैं तो धीरे उबलता है। तो सरकार भी ऐसी कह रही है कि गैस का जो कंजम्पशन है इसको कंजर्व करो थोड़ा सा, और सिर्फ रैंप अप रैंप डाउन में करो। और सरकार कह रही है कि ये रैंप अप रैंप डाउन में जो यूज़ होगा, सरकार को पता है कि भाई इस पर बहुत सारा ना इक्विपमेंट में डैमेज होता है, वियर एंड टियर होता है। एकदम से आप ऐसा तो नहीं कर सकते गाड़ी को, मतलब पहले गियर पे चल रही है और गाड़ी को एकदम से 5वें गियर पे ले गए, तो इसके अंदर वेयर एंड टियर तो होगा। तो सरकार कह रही है कोई बात नहीं, वेयर एंड टियर होने दो, हम कंपनसेट करेंगे तुम लोगों को। अच्छी बात है ये गैस प्लेयर्स के लिए तो, और अच्छा एकदम कांस्टेंट सप्लाई अगर मिल जाए हम लोगों को, अचीव हो जाए, बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये सर्ज और ये सब इनको हैंडल करने के लिए बोला जा रहा है और इनको कंपनसेट किया जाएगा फॉर वेयर एंड टियर ऑफ देयर इक्विपमेंट्स। अब आते हैं हम हाइड्रो पावर पे। हाइड्रो पावर सरकार कह रही है डिक्लाइन हो रहा है, और ये क्यों डिक्लाइन हो रहा है ये सब लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। इसकी पोटेंशियल इंडिया में नापी है इन्होंने, 150 गीगावाट तक की पोटेंशियल है, और 30% इसका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लाया करता है, जो कि अभी हम लोगों ने काफ़ी देखा था, प्रोटेस्ट हुई थी, क्योंकि ये लोग वहाँ पे बहुत बड़ा एक बायो रिजर्व था, वो लैंड था। सरकार के हिसाब से वो सिर्फ लैंड पार्सल है, बट वो लैंड पार्सल फॉरेस्ट था बहुत बड़ा। तो सरकार वहाँ पे बहुत बड़ा एक डैम प्लान कर रही थी, मतलब इतने सारे डैम्स का प्लान था नॉर्थ ईस्ट में। तो सरकार कह रही है 36% यूटिलाइज्ड है टोटल कैपेसिटी जो है 150 गीगावाट की, और 30 बाकी सारी अनयूटिलाइज्ड है, ठीक है। और 30% सरकार कह रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही है। ये इधर इन्होंने स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट क्यों बोला भाई, 30% है, ठीक है, बाकी की तरह वो भी बताओ ना हमको। जंगल काटने का मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से तो, बट अगर काट भी रहे हो तो ढंग से काटो, मतलब छोटे छोटे माइक्रो हाइड्रो लगा दो ना, बड़ा इतना क्यों बनाना तुम लोगों को, ठीक है। फिर सरकार कह रही है सिर्फ 6% यूटिलाइज हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, अभी मतलब 24% और यूटिलाइज कर सकते हैं लोग, तो पता नहीं, देखते हैं। फिर सरकार कह रही है कि ये जो हाइड्रो जनरेशन प्लांट्स होते हैं, ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स होते हैं। प्रो है कि भाई सस्ती बिजली है, हमेशा रिन्यूएबल बिजली है, ऑन टैप बिजली मिलेगी, जब मन करे खोल दो उसको नलके को, ज़्यादा बिजली बन जाएगी, जब मन करे नलका बंद कर दो। बट कौन है कि भैया बहुत सारा लैंड चाहिए होता है, ठीक है। इसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत होता है, सोशियो जियोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत होता है, बहुत सारे लोगों को रीसेटल करना पड़ता है, पूरा का पूरा वैली खाली करवाना पड़ता है, ठीक है। एंड पूरा पूरा जंगल काटना पड़ता है, वैली में जितने पेड़ है, जितना वेजिटेशन है वो सारा क्लियर हो जाता है, तो जितने जानवर होते हैं वहाँ पे वो इफेक्ट हो जाते हैं। तो इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए बात बोली जा रही है, अगले स्लाइड में देखते हैं। सरकार यहाँ पे कह रही है कि हम लोग ना इसके अंदर हाइड्रो के अंदर नया एक डालते हैं, पम्प्ड हाइड्रो। तो सरकार कह रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हाइड्रो भी, और हाइड्रो में पानी निकालते हैं तो फिर डैम में पानी होता है ऊपर और नीचे पानी छोड़ा जाता है तो बिजली बनती है। तो सरकार कह रही है कि पम्प्ड हाइड्रो, जिसके अंदर आप नीचे जब पानी निकाल लेते हो बिजली बन जाती है, वापस इसको ऊपर चढ़ा दो, मोटर घुमा के, मोटर चलाते हैं जैसे हम लोग अपने छत पे पानी चढ़ाने के लिए। तो सरकार कह रही है ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी जब फालतू बिजली बना रहा हो, सोलर और विंड जब फालतू बिजली बना रहा हो, जब डिमांड नहीं है उसकी, तो वो एनर्जी यूज़ करके पंप करो वाटर को, वापस पॉइंट बनाओ ऊपर हाइड्रो में, और वापस ऐसे लूप चलेगा रिन्यूएबल का। तो सरकार ये एक्सप्लोर करना चाह रही है, एंड टोटल गवर्नमेंट कह रही है कि 96 गीगावाट पोटेंशियल है पम्प्ड हाइड्रो की इंडिया में। दैट इज अमेजिंग। ऑफ द एग्जिस्टिंग 150 गीगावाट हाइड्रो, 150 गीगावाट हाइड्रो के साथ अगर 96 गीगावाट और पम्प्ड हाइड्रो लगा दिया जाए तो मतलब एडिशनल कैपेसिटी ऐड हो जाएगी विदाउट इन्वेस्टिंग ऑन द न्यू हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो सरकार कह रही है इसको एक्सप्लोर करा जाए, बहुत बढ़िया है। और ये टोटल 96 गीगावाट जो पम्प्ड हाइड्रो की पोटेंशियल है, इसके अंदर सिर्फ 4 गीगावाट लगा हुआ अभी। तो ये वेरिएबल डिमांड को सॉल्व कर सकता है, बैलेंसिंग में काम आएगा, कांस्टेंट सप्लाई में काम आएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है इसको एक्सप्लोर करा जाए बढ़िया तरीके से, अच्छी बात है। अब आते हैं 5.1.3 पे। गवर्नमेंट कह रही है फास्ट ट्रैक करो, ठीक है। पम्प्ड हाइड्रो तुमने पिछली प्रेजेंटेशन में, पिछली स्लाइड में देख लिया, ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन इसको फास्ट ट्रैक करो, ठीक है। फटाफट एनवायरमेंट इंपैक्ट स्टडीज़ करवाओ रिवर्स के ऊपर। मतलब ये सरकार का फटाफट वाला लॉजिक नहीं मेरे को समझ में आता है, इतना ज़्यादा इंपैक्ट होता है, बट ये फटाफट कर देते हैं काम।
ठीक भी है, गलत भी है, अब क्या करें। आप लोग और मैं, हमारे जैसे लोग मेल भेज सकते हैं। डेमोक्रेसी में तो यही चलता है, अपनी वॉइस रेज कर सकते हो, बता सकते हो इनको क्या सही है क्या नहीं है आपके हिसाब से, एंड मेजोरिटी के हिसाब से ये चलेगी गवर्नमेंट। एंड डेवलपमेंट भी देखना है इसने। तो गवर्नमेंट कह रही है फास्ट ट्रैक करो पम्प्ड हाइड्रो को। यहाँ पे आते हैं हमारे बहुत बढ़िया एक मिनिस्टर हैं, आप सब लोगों को तो पता ही होगा, उनके अंडर तो 5-6 मिनिस्ट्री दे दिए इन्होंने। कोल भी उन्हीं के अंडर है और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी उन्हीं के अंडर है। अब सोचो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो पॉलिसी में बोला गया है कि भाई फॉरेस्ट क्लियरेंस फटाफट फास्ट ट्रैक करा जाए बाय डिक्लेयरिंग ए फॉरेस्टेशन टैक्टिक्स। ठीक है, मतलब इधर जंगल काटा, 100 साल पुराना जंगल था, उधर काट दिया, उधर नया जंगल लगा देना, क्योंकि मतलब वो कार्बन ऑफसेट थोड़ी हो जाएगा। इतने पुराने पेड़, इतने बड़े बड़े कार्बन सिंक्स हैं जंगल, उनको काट के छोटे छोटे पौधे लगा के जंगल थोड़ी बन जाएगा। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। पम्प्ड हाइड्रो अच्छी बात है, पॉलिसी बढ़िया है, बट ये ऐसे जो तरीका है फास्ट ट्रैक करने वाला, यार फास्ट ट्रैक इतना इतना फास्ट ट्रैक करोगे, इम्पैक्ट देख लो एक बार ढंग से। ठीक है, फिर सरकार कहती है कि जो लोन होते थे पम्प्ड हाइड्रो के अंदर जो लोन आ रहे हैं, दिए जाएंगे या फिर पहले से चल रहे हैं, इनको थोड़ा लॉन्ग टर्म करा जाए। क्योंकि होता क्या है, हम लोगों को लोन मिलता है पावर इंडस्ट्री में बेस्ड ऑन द रिटर्न। बैंक को रिटर्न चाहिए, सरकार को रिटर्न चाहिए, तो सरकार एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट देखती है कि कितने पे लोन देना है इनको। अब वो कितने पे लोन देना है वो डिपेंड करता है कि मैं कितने की बिजली बना रहा हूँ और कितने की बेच रहा हूँ और मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है उसके अंदर। तो सरकार कह रही है कि जब हाइड्रो से इतनी सस्ती बिजली बनती है, तो अगर हम लोन इनको और लंबा कर दें तो ये लोग और सस्ता सप्लाई कर सकते हैं बिजली को। तो क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एस्टैब्लिश्ड थिंकिंग दैट दे विल बी देयर फॉर एटलीस्ट 100 ईयर्स। उनका जो सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, इतना बड़ा डैम बनाया जाता है, वो इतना सॉलिड होता है कि 100 साल तक टिक जाए वहाँ पे। और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है अंदर, टर्बाइन होता है, अल्टरनेटर होता है, जनरेटर होता है, वो टाइम टू टाइम रिवाइज करना होता है, बिकॉज उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, दैट इज अ मूविंग पार्ट। तो सरकार कह रही है कि लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी अगर कम है तो उसको और कम कर दिया जाए बाय गिविंग द डेवलपर्स एंड पावर जनरेटर्स लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसके अंदर पहले उनको 10 साल 11 साल का लोन दिया जाता था, तो उनको 25-30 साल का लोन कर दो। वो धीरे धीरे देंगे, सरकार का भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आता रहेगा, वो धीरे धीरे अपना कमाते भी रहेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे वो अपग्रेडेशन में भी लगाएंगे। तो अच्छी बात है, ये बढ़िया इन्होंने सोचा है। एंड मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ हाइड्रो में क्यों, ये हर फील्ड में करना चाहिए इनको, बिकॉज पावर जो इंडस्ट्री है इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, दिस इज एस्टैब्लिश फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे 75 साल लगभग रहता है मतलब हाइड्रो पावर प्लांट्स का लाइफ। तो इनको लॉन्ग टर्म लोन हर हर पावर इंडस्ट्री को देना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छी बात बोली। सरकार कह रही है जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसिंग पावर एट चीपेस्ट प्राइसेस, विच इज ट्रू, बट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की दैट इज़ वेरी वेरी हाई। तो सरकार कह रही है कि भाई जो पिट हेड कोल पावर प्लांट्स होते हैं, पिट हेड कोल पावर प्लांट्स बोले तो जहाँ से आप कोयला निकाल रहे हो वहीं पे साइड में आपने पावर प्लांट लगा दिया, तो उसके अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं होता। कोल निकालते हुए जो डस्ट होती है, मिट्टी होती है, जिसके अंदर चारकोल टाइप कोल, मतलब पानी वाला कोल, वो भी मिक्स होता है, तो वो भी वहीं पे बर्न हो जाता है क्योंकि ऑन साइट है वो बिल्कुल। तो पिट हेड कोल पावर प्लांट्स जो बनाते हैं वो बहुत सस्ती बिजली बनाते हैं। तो सरकार कह रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत सस्ती बिजली बनाते हैं, एलसीओई सबसे कम है न्यूक्लियर का, विच इज ट्रू। एक बार लगाया न्यूक्लियर इतना सा फ्यूल डलता है उसके अंदर और सालों साल चलता है। तो सरकार कह रही है इसका केपेक्स बहुत हाई है, तो हमको न्यूक्लियर का कुछ सोचना पड़ेगा कैसे करा जाए। बट न्यूक्लियर हमको एक एडवांटेज भी देता है, दैट इज रैंप अप रैंप डाउन, बहुत बढ़िया होता है न्यूक्लियर में। तो सरकार कह रही है 6 गीगावाट न्यूक्लियर लगा हुआ है हमारे देश में, विच इज़ ओनली 2%, जो कि असली में बहुत कम है। अगर हमको अचीव करना है ग्रिड पैरिटी 24 घंटे का, तो हमको और न्यूक्लियर लगाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है 2030 तक 10 गीगावाट हो जाएगी, विच इज़ गुड। 6 गीगावाट से 10 गीगावाट इज़ नॉट वेरी हाई, बट ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ये न्यूक्लियर रैंप अप रैंप डाउन जो होता है, तो सरकार कह रही है ये रैंप अप रैंप डाउन करोगे तो तुम लोग भी मतलब लॉस तो होगा तुमको भी थोड़ा, क्योंकि एकदम से फ्यूल डालोगे। इसके अंदर न्यूक्लियर में क्या होता है, रॉड डालनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है, मॉडरेटर रॉड्स, न्यूट्रॉन स्ट्राइक होते हैं, तो रॉड डालते हैं खींचते हैं, बहुत अलग कॉम्प्लेक्स है वो। आप इंजीनियरिंग करोगे तो आप लोग भी पढ़ लेना क्या होता है। तो सरकार कह रही है इसका हम आपको इंसेंटिव देंगे, आप क्या करो इसका स्प्लिट कर दो टैरिफ को। इसके अंदर एक रखो फिक्स टैरिफ, ठीक है, जो आपका फिक्स जब कॉन्स्टेंट सप्लाई दे रहे हो, एक रखो इंसेंटिव जो आपको वेरिएबल पे मिलेगा, वेरिएबल चार्ज मान लो उसको। जब आप एकदम से बिजली दोगे हमको, तो वो वेरिएबल डिमांड थी हमारी, आपने वेरिएबल सप्लाई कर दिया पूरा, तो आपको एक एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। तो 2 पार्ट टैरिफ न्यूक्लियर में भी मिलेगा, अच्छी बात है, न्यूक्लियर वाले पार्टी करेंगे अब। ठीक है, चलिए आते हैं अब इस पर। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आई गए फाइनली। रिन्यूएबल एनर्जी सरकार कह रही है भाई, जो बहुत टाइम से पिछले 2 साल से टेंडर्स में भी दिख रहा है हम लोगों को, दैट इज राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई चाहिए। राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई चाहिए फ्रॉम रिन्यूएबल्स, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो बायोगैस हो, चाहे वो मिनी हाइड्रो हो। सरकार कह रही है हमको फ़र्क नहीं पड़ता किधर लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, बैटरी लगाओ, स्टोरेज लगाओ, कुछ भी करो, 24 घंटे चाहिए। मतलब जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, CUF PLF, सरकार कह रही है इसको बढ़ाओ। क्योंकि जो प्लांट लग रहे हैं इतने कम कम बेड डालते हैं ये लोग, ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वहाँ पे ये लोग ये सब प्लान नहीं करते हैं। इनको दिन में पावर जनरेशन मिल जाता है, बेच देते हैं, खुश हो जाते हैं। बट पावर की जो इंडिया में डिमांड है दैट इज इंक्रीजिंग, एंड पावर बहुत बड़ा सेक्टर है, कमोडिटी सेक्टर है, ये चलता रहेगा। तो राउंड द क्लॉक सरकार कह रही है कि राउंड द क्लॉक वाले कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसके अंदर पेयर करा जाए विंड सोलर, सोलर बायोमास, सोलर मिनी हाइड्रो, सोलर बायोगैस, सोलर पम्प्ड हाइड्रो, ठीक है, ताकि बैलेंस जनरेशन बना रहा है। कभी सोलर से पावर कम हो गई तो विंड से आ गई, सोलर पावर दिन में बना रहा है, रात को अंधेरा हो गया तो बायोगैस से आ गई। तो ये पूरा रिन्यूएबल ग्रिड पे डालना चाहती है सरकार, एंड को जनरेशन प्लांट्स, ताकि मतलब 24 घंटे कोशिश है, एंड मेरी भी कोशिश है कि ये 24 घंटे अगर रेजिडेंशियल में रिन्यूएबल से पावर आ जाए, मतलब आपके AC भी चले सोलर पे, सोलर या बायोगैस पे। ठीक है, सरकार कह रही है टैरिफ बेस्ड बिडिंग होगी फॉर सोलर, विंड एंड बायोमास, जो कि ठीक है, अभी तक हो ही रही है, होती रहेगी। बहुत कम कम टैरिफ आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं।
वाइल आई वॉज रिकवरिंग फाइटिंग कोविड, मैंने मार्केट में रेट काफ़ी फॉलो नहीं करे 1-2 हफ्ते तक तो बिल्कुल, क्योंकि बेड पे था मैं। तो अब जब व्हेन आई एम ओके आई एम फाइंडिंग आउट द रेट्स, स्टील के 30% प्राइस बढ़ गए, कॉपर के 30% प्राइस बढ़ गए, सोलर मॉड्यूल 28-28 रुपये का हो गया इंपोर्ट करने पे इन मेगावाट क्वांटिटी, 100 मेगावाट इंपोर्ट करने पर 28 रुपये का पड़ रहा है। तो मतलब क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। तो सरकार कह रही है टैरिफ बेस्ड बिडिंग होगी फॉर रिन्यूएबल प्लांट्स, बट इसके अंदर इन्होंने स्पेयर कर दिया, माफी दे दिया हाइड्रो को और वेस्ट टू एनर्जी को, क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी के अंदर बहुत सारा ना फायदा होता है। सरकार कह रही है हमको फायदा होता है, हमारा जो वेस्ट है एमसीडी वाले बेचारे लैंडफिल में डालते हैं, तो तुम लोग लैंडफिल में डलने से बचा लोगे, तो जमीन बचाओगे, हमारी पोल्यूशन बचाओगे, तो तुम एक्स्ट्रा थोड़ा इंसेंटिव ले लो, ठीक है, तुम्हें अलग से दिया जाएगा। हाइड्रो के अंदर भी सरकार कह रही है कि भाई हमें 24 घंटे मिलती है पावर और काफ़ी फायदा होता है, हाइड्रो में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर ज़्यादा होता है, पोल्यूशन बचा रहे हो, रिसोर्सेज बचा रहे हो, लैंड का यूज़ कम हो रहा है। क्योंकि सोलर आपको 25 मेगावाट सोलर लगाने के लिए आपको 100 एकड़ से ऊपर जमीन चाहिए, बट 25 मेगावाट आपको हाइड्रो लगाने के लिए बड़ी नहर चाहिए जिस पानी कॉन्स्टेंट फ्लो रहा हो। तो सरकार का ये अच्छा अप्रोच है। सरकार इस पॉइंट में बहुत अच्छा इन्होंने डंडा दिया, ये मैंने लिखा भी हुआ है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, सोलर इंडस्ट्री के लिए। दैट इज टैरिफ फॉर सोलर एंड विंड दैट इज ऑफन रिजेक्टेड बाय डिस्कॉम इवन आफ्टर डिक्लेयरिंग मस्ट रन स्टेटस। मतलब सोलर और विंड को मिला हुआ है कि हाँ हमेशा चलता रहना चाहिए, और डिस्कॉम को बोला गया कि तेरे को पावर लेनी पड़ेगी। बट डिस्कॉम क्या करता है, डिस्कॉम सोलर पावर प्लांट्स को बोलता है कि भाई वोल्टेज, अच्छा सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, ट्रिपिंग होता है। जो लोग सोलर इंडस्ट्री में उनको पता है कि डिस्कॉम कैसे गेम खेलता है इसके अंदर, अपने पीपीए नल एंड वॉइड करवा देता है। तो सोलर पावर प्लांट में डिस्कॉम कहता है कि भाई आप बिजली बंद करो, उधर डिमांड नहीं है, फटाफट प्लांट को रैम्प डाउन करो। सोलर पावर प्लांट में रैम्प अप रैम्प डाउन करोगे तो इतना डैमेज होता है इक्विपमेंट को, वो करंट बना रहा है, कहाँ जाएगा वो करंट। तो डिस्कॉम क्या करते थे, डिस्कॉम कर्टेलमेंट का जो रिस्क था उसको मतलब अब जो कंटेल करती थी, मतलब जानबूझ कर डिस्कॉम बोलती थी कि मतलब उधर ना वोल्टेज खराब होगी, आप वोल्टेज इंजेक्ट करनी बंद करो, मतलब पावर इंजेक्ट करनी बंद करो, हमारी जो मेन 132 केवी की लाइन आ रही है, 132 केवी में जुड़े हैं बड़े प्लांट्स, तो डिस्कॉम बोलते थे 132 केवी की लाइन में आप पावर डालनी थोड़ी कम कर दो, क्योंकि हमारा वो वोल्टेज इफेक्ट हो रहा है, पूरे शहर के लेवल पे इफेक्ट हो जाता है। तो सोलर पावर प्लांट्स को अवॉइड करना पड़ता था इवन आफ्टर बीइंग मस्ट रन स्टेटस। इसके अंदर अब सरकार ने बोला है डिस्कॉम को कि भाई अब तेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये चलते रहे हमेशा, ठीक है। अब सरकार ने डिस्कॉम को बोला है कि ये जो कर्टेलमेंट का रिस्क था इसको कवर करने के लिए 2 पार्ट टैरिफ निकाल दिया है, जिसके अंदर एक रहेगा फिक्स्ड, एक रहेगा वेरिएबल, ठीक है। फिक्स तो देना ही पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को देना ही पड़ेगा, चाहे तुम पावर ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे, क्योंकि तुमने पीपीए साइन करा हुआ है तो तुम लोगों को उस टाइम पे देना पड़ेगा। अब जो वेरिएबल है तुम उनको बोल रहे हो रैंप अप रैंप डाउन, और उस टाइम पे वोल्टेज कंट्रोल करो, डाउन करो, ये करो वो करो, तो उसके लिए वेरिएबल टैरिफ एक अलग से बोला सरकार ने तुम्हें देना पड़ेगा जब तुम ड्रॉ करोगे पावर। तो इससे रिन्यूएबल प्लांट्स जो हैं इनको श्योरिटी मिलेगी कि भाई हाँ हमारा पीपीए में पैसा आएगा और टाइम पे आएगा, ठीक है। ये डिस्कॉम के लिए भी फायदेमंद है, सरकार के लिए भी फायदेमंद है, और हमारे लिए भी फायदेमंद है, सप्लाई मिलेगा बिजली का, ठीक है। तो अब इसके अंदर हाइब्रिड ऑपरेशन बोला है सरकार ने डिस्कॉम को, हाइब्रिड ऑपरेशन विद कन्वेंशनल प्लांट्स। रिन्यूएबल को सरकार कह रही है मैनेज करो ना, ग्रिड तुम्हारे हाथ में है, तारे वारे तुम्हारी है, सब कुछ। तो सरकार ने सबको डंडा कर दिया अब कि भाई जो जनरेशन कंपनी है वो तो पावर बना रही है, उसने तो सोच के प्लांट लगाया कि कोई खरीदेगा। अब तुम लोग अगर तारे तूरे कंट्रोल नहीं करोगे, अब कीपिंग नहीं करोगे उसकी, तो वो प्लांट बंद थोड़ी कर देंगे, वो पूरा बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा। तो सरकार कह रही है इसके अंदर बढ़िया ये करो, बट मेरा ओपिनियन है इसके अंदर ना हमको और क्लैरिटी चाहिए एज अ सोलर इंडस्ट्री पर्सन। मेरे को इसके अंदर और क्लैरिटी चाहिए कि ये कैसे कवर करेंगे और कितना मस्ट रन स्टेटस के अंदर फिक्स टैरिफ और 2 पार्ट टैरिफ वाला जो मैकेनिज्म है इसको कैसे दिया जाएगा, फिक्स कितना मिलेगा और वेरिएबल कितना मिलेगा। तो मेरा ओपिनियन है ये, आप लोग लिख सकते हैं सरकार को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके अंदर इन्होंने बोला है इंसेंटिव मिलेगा इंडस्ट्री को जो लगाएगी वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स। वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स लगते हैं स्टील वाली फैक्ट्रीज में, ग्लास वाली फैक्ट्रीज में, सीमेंट वाली फैक्ट्रीज में तो लगे होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। फैक्ट्री वाले फाइनेंशियल सेंस पर चलते हैं और उनको जहाँ जहाँ पैसा बचाने का दिखता है वो लगा लेते हैं वहाँ पे। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ है एंड सरकार कह रही है और एनर्जी एफिशिएंसी इसकी बढ़ाओ, बढ़िया तरीके से करो इसको, अच्छी बात है, ठीक है। फिर सरकार कह रही है ये जो आरपीओ ऑब्लिगेशन होता था ये इसको कर देगी 2022 तक, ठीक है। आरपीओ ऑब्लिगेशन जो है दैट इज रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता था फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पावर कि भाई तुमको इतना इतना अपने पूरे स्टेट लेवल पे इतना इतना एनर्जी मिक्स में सोलर डालना पड़ेगा, ठीक है। सोलर से ही मेनली चल रहा था ये आरपीओ, बट अब सरकार कह रही है कि सोलर की जगह हाइड्रो भी करो, ताकि हाइड्रो में और एनर्जी मिक्स में आए हाइड्रो, तो फायदा होगा सबका, अच्छी बात है। दूसरा सरकार कह रही है ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डिडंट इंप्लीमेंट द आरपीओ, ठीक है, एंड आरईसी। तो हम लोगों को पता है आरईसी की मतलब जो सेल थी वो इतनी कम थी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कोई, 1-1 रुपये का सर्टिफिकेट बिक रहा है इंडिया में, ठीक है, जबकि बाहर इसकी $4-4 वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये बहुत मिसमैनेज हो गया था इंडिया में, बहुत इसको ठीक करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट कह रही है विद लेवल टैरिफ्स ऑफ आरई, ठीक है, गवर्नमेंट मार्केट पर छोड़ना चाहती है इसको, इतना कम टैरिफ है, सब कुछ इतना बढ़िया है, तब भी ये रिन्यूएबल एनर्जी पुश नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है लेट मार्केट डिसाइड कि भाई जहाँ पे ये सारे लोग स्टेक होल्डर हैं, जो डेवलपर, डिस्कॉम, ट्रांसमिशन कंपनीज एंड कंज्यूमर, इन सबका बेनिफिट हो, ठीक है। तो दिस विल एक्सपोज आरई डेवलपर्स टू मार्केट रिस्क फॉर शेड्यूलिंग। मेरे हिसाब से ये मेरे को लगता है कि क्योंकि यहाँ पे फोरकास्टिंग शेड्यूलिंग की बात करी जा रही है, बैलेंसिंग की बात करी जा रही है, बट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो अभी मतलब मेन ग्रिड में है दैट इज विंड एंड सोलर, इट इज नॉट वेरिएबल, लाइक इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल इन नेचर। और रैंप अप रैंप डाउन करना, फोरकास्टिंग करना, शेड्यूलिंग करना इसका थोड़ा टफ होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, हम लोगों को नहीं पता कब बार एकदम से बादल आ जाएंगे। तो इसका थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए हम लोगों को। जो मेरे हाथ में है दैट इज कोल हाइड्रो,
मेरे को पता है कितना पानी पड़ा है मेरे पास डैम में, मेरे को पता है कितना कोल पड़ा, कितना मेरे को फेंकना है एकदम से उसको रैंप अप रैंप डाउन करने के लिए, कांस्टेंट सप्लाई देने के लिए फोरकास्ट में बता सकता हूँ। तो बट सोलर में मैं फोरकास्ट नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को रात तक पता ही नहीं होता, सुबह एकदम बादल निकलेगा ऊपर से, कैसे निकलेगा, किधर से आएगा। बट वी हैव टेक्नोलॉजीज, वी कैन डू फोरकास्टिंग। इसका जो एरर मार्जिन है, सरकार को ये एरर मार्जिन बताना चाहिए कि कितना एरर मार्जिन पे बता सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, सरकार कह रही है जो स्टेट्स रिच हैं रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल में, ये बाकी स्टेट्स को बेचो, बिजली बेचो और प्रॉफिट कमाओ, मस्त एक और रेवेन्यू बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये कह रही हैं ये जो स्टेट्स जो बेच रही है रिन्यूएबल एनर्जी पावर को, इनको ना एक थोड़ा खतरा है, दैट इज फ्रॉम पीक एंड ऑफ पीक डिमांड। मतलब रिन्यूएबल पावर तो बेच रही है बट इनको भी पता है वो पावर प्लांट रात को बंद हो जाएगा सोलर का, तो ये जब रात को पीक आएगी तो वो दूसरी स्टेट को जिसको बेच रही है ये क्या बोलेंगी कि भाई नहीं है बिजली, बट उसने तो डील करी है इनके साथ, तो ये कोल पावर प्लांट हाइड्रो से बेचेंगे बिजली। तो सरकार कह रही है थोड़ा इसका ना फ्लक्चुएशन वाला जो है लेवल, तो इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कह रही है शेयर द कॉस्ट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑन कंट्री लेवल, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज कोई आपके साथ कॉस्ट क्यों शेयर करेगा जब आपने प्लांट लगाया, आपने कुछ सोच के लगाया, कुछ फ्यूचर अपग्रेडेशन के साथ लगाया उसको, तो आई डोंट थिंक, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से वेरी वेग मूव एंड स्केरी मूव है फॉर इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उस स्टेट में जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ पे वो मतलब इन्वेस्टर को रिस्क में छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टर ये लॉस क्यों बेयर करेगा, तो सरकार को पता नहीं इसके ऊपर क्लैरिटी देनी चाहिए थोड़ी सी, और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा सरकार कह रही है डिसेंट्रलाइज्ड सोलर बढ़िया है, फॉर द विन है। गवर्नमेंट फाइनली रिकॉग्नाइजेस कि हाउ मोस्ट ऑफ द एनर्जी डिमांड फॉर द कंट्री कैन बी मेट विद रूफटॉप सोलर, ठीक है। तो जनरेट वेयर यू कंज्यूम, एंड नेट मीटरिंग का बहुत बढ़िया पुश कर रहे हैं ये लोग कि नेट मीटरिंग अलाउ करो, कोई कैप नहीं होना चाहिए, जितनी नेट मीटरिंग करनी है करो, क्योंकि इतनी छत पड़ी है, इतना सोलर लग सकता है। जब दिन में वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो अपनी पावर बना के, रात को ग्रिड से ले लेंगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर, डिस्कॉम को क्या दिक्कत है, स्मार्ट ग्रिड में फ्यूचर ही आई है, मल्टीपल सोर्सेज। तो सरकार कह रही है कि नेट मीटरिंग पर जो कैपिंग थी 10 किलोवाट की, जो आप लोगों को पता है कंज्यूमर राइट्स में पहले 5 किलोवाट आया था, ये 10 किलोवाट कर दिया और ये ड्राफ्ट में मेंशनड है, और इसका एक और ड्राफ्ट अभी आ चुका है। राजस्थान जैसी गवर्नमेंट ने तो इसको अलाउ कर दिया, 500 किलोवाट हो गया इसका, अब नेट मीटरिंग 500 किलोवाट तक हो रही है, आप रूफटॉप लगा सकते हो, ठीक है। परमिशन लेनी पड़ेगी, सब कुछ अलग अलग है, बट लगा सकते हो। तो सरकार ने पुश करा नेट मीटरिंग के लिए, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। इससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है। माइक्रो ग्रिड्स, ये है बहुत ही बढ़िया बात एकदम, ये पढ़ के तो मतलब इतना स्कोप दिख रहा है इंडिया में, बहुत सारा काम हो सकता है। सरकार ने फाइनली देख लिया कि भाई माइक्रो ग्रिड्स इज द फ्यूचर, स्मार्ट ग्रिड बनना है तो माइक्रो ग्रिड की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज है। अगर उधर आंधी तूफान आता है, राजस्थान में सोलर पावर प्लांट बंद होता है, तो पूरे शहर में लाइट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी ग्रिड बनाओ, उधर डैम टूटता है तो पूरा डैम से जितनी जहाँ जहाँ बिजली जा रही थी तो सब जगह आउटेज नहीं होनी चाहिए, तो छोटा माइक्रो माइक्रो ग्रिड्स बना के बहुत बढ़िया काम हो सकता है। तो गवर्नमेंट कह रही है प्रमोशन ऑफ माइक्रो ग्रिड्स ड्यू टू कॉस्ट सेविंग, ठीक है, रिसोर्स सेविंग, चीप है, फीजेबल है, और स्ट्रेस उतार देता है ये ग्रिड के ऊपर से। मतलब इतना बड़ा ग्रिड पूरे नेशनल लेवल पे कुछ भी होता है तो कहीं कहीं पे इफेक्ट होता है। माइक्रो ग्रिड पे एक क्लोज लूप सिस्टम है, वो इंडिविजुअल एक एंटिटी है, वो अपने आप चल रही है। तो सरकार का कहना है कि बढ़िया है, माइक्रो ग्रिड पे पुश करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला है डिस्कॉम को कि स्टोरेज एक्सप्लोर करो तुम अपने सबस्टेशन लेवल पे, ठीक है, ताकि अगर तुम कभी मेंटेनेंस कर रहे हो या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, कुछ भी होता है, तो पावर आउटेज नहीं होनी चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज में बहुत गेम चेंजर मूव हो सकती है ये, अगर हर छोटे छोटे सब स्टेशन पे बैटरीज लगा दें, जो कि यूजुअली अभी दिल्ली एनसीआर में टाटा पावर ने बहुत बढ़िया तरीके से करा है। टाटा पावर ने सब जगह अपने सब स्टेशन पे बैटरीज लगा रखी हैं, और लाइट मतलब जाती है 10 सेकंड 20 सेकंड, कभी मेंटेनेंस चल रहा है 5 मिनट के लिए, एसएमएस आ जाता है 5 मिनट के लिए जाएगी। तो यही टाटा पावर से देखते हुए वही है, मतलब जो मॉडल काम करता है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, तो जो काम कर रहा है उसी को बढ़िया तरीके से पूरे नेशनल लेवल पे बोल रहे हैं काम करने के लिए, तो बढ़िया गेम चेंजर मूव हो गई है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं माइक्रो ग्रिड प्रमोट करने के लिए बिकॉज इट इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कह रहे हैं कि भाई तुम रेगुलेट करो इसको, तुम भी प्रमोट करो, हर स्टेट के लेवल पे माइक्रो ग्रिड की प्रमोशन होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, हम भी चाहते हैं प्रमोशन हो, काम हो, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट कैसे होगा, ये इक्विपमेंट हमारी हम लोग चलता जा रहा है, उसी को चलाए जा रहे हैं बस। अब इसको नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर सरकार कह रही है कि भाई रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बात होनी चाहिए, और हायर एफिशिएंसी की तरफ ना हमें अपनी आँख रखनी चाहिए, क्योंकि हायर एफिशिएंसी होएगी तभी काम करने में मजा आएगा एंड तभी सस्टेनेबल होगा। अगर आप उसी को चलाते रहोगे तो कैसे काम होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है जितने पुराने पावर प्लांट्स हैं उनकी एक तो भाई रेनोवेशन और अपग्रेडेशन करो पावर कैपेसिटी में, ठीक है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी जो है उसकी उसी पे स्केल अप मॉडल है बेसिकली। आप इतना इतना टरबाइन, आपका इतना बड़ा टरबाइन लगा दो तो अच्छी बात है, क्योंकि अब अभी के हिसाब से जो टरबाइन इतनी ज़्यादा बिजली बनाता है वो इतना ही साइज़ का है, क्योंकि दैट इज हाउ मार्केट रूल्स, मार्केट डिसाइड्स कि भाई इतनी ही जगह है तो इतना ही टरबाइन बनाऊंगा मैं, एफिशिएंसी बढ़ा दूंगा उसकी। तो ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी में भी मेंशन कर दिया, बट दिस इज हाउ ऑल द डेवलपर्स वर्क, एवरी टाइम दे आर लुकिंग फॉर हाईएस्ट एफिशिएंसी इन देयर प्लांट्स, ताकि पैसा छपता रहे ज़्यादा, ठीक है। तो सरकार कह रही है इंस्टेड ऑफ न्यू प्लांट बिल्ड्स, जो नए कोल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें नए बिल्ड करवाने के बजाय इसकी बिल्डिंग निकालो, रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन की, कि भाई पुराने प्लांट्स को ठीक करो, ठीक है। फॉर हाइड्रो गवर्नमेंट कह रही है टेक 70 to 100+ ईयर्स, एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लांट जो उसका जनरेटर वाला प्लांट है उसको 40+ ईयर्स तक लाइफ है उसकी, तो और एक्सप्लोर करो इसको अपग्रेडेशन में, एंड कैपेसिटी एडिशन करो हाइड्रो प्लांट का विद न्यू टेक्नोलॉजी, ताकि उसकी पोटेंशियल पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सको, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अपग्रेड क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये फास्टर होगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा काम। नया डैम बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसी डैम में नया टरबाइन डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, या फिर उसी डैम के आगे छोटे छोटे सब जनरेशन प्लांट्स लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मूव है।
ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक और हाइड्रो में क्यों करना चाहिए हमको, क्योंकि नए हाइड्रो पावर प्लांट्स में ना अपने कॉन्स के साथ आता है, उसके अंदर डिलेज बहुत होते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, प्रोटेस्ट होती है, सिविल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं उसके अंदर, इतना सारा सीमेंट वीमेंट चाहिए आपको, इतने सारे पेड़ काटने हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस चाहिए, बहुत समय लगता है उसके अंदर। तो सरकार कह रही है इसको वो करने से बजाय साथ में इधर भी ध्यान दे लो, वो तो चलता रहेगा, इधर ध्यान दोगे तो और फायदा होता रहेगा साथ में, अच्छी बात है। ठीक है। दूसरा इनको बोला है अपने जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर था विंड पावर प्लांट्स को बोला है कि भाई अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर बढ़ाओ। ठीक है, बाय अपग्रेडिंग योर टर्बाइंस। अब पता नहीं ये टर्बाइन अपग्रेड करके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विंड पावर प्लांट ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कल उठा के चेंज कर दिया। ठीक है, बहुत प्लानिंग के साथ बनाया जाता है और विंड देखी जाती है। तो गवर्नमेंट का ये इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए काफ़ी लोगों को कि विंड पावर प्लांट का कैसे करेंगे ये लोग, CUF कैसे ज़्यादा हो सकता है और बैलेंसिंग कैसे हो सकती है। स्टोरेज में तो हो सकती है बट एफिशिएंसी और वो CUF बढ़ाना दैट इज़ अ टास्क। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसमिशन पे। गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर मोर ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द 5 ईयर एंड 10 ईयर प्रोजेक्शन प्लान्स, गवर्नमेंट कह रही है मोर इंटर एंड इंट्रा स्टेट ISTS कस्टमर्स को मतलब बिजली मिलनी चाहिए। तो और मतलब ट्रांसमिशन लाइन्स बढ़ाओ इंडिया में, तो हर कोने कोने में बिजली होगी, कहाँ से भी बिजली मिलेगी। ठीक है, अब जैसे मुझे राजस्थान से सोलर बिजली चाहिए रात को, हाइड्रो पावर प्लांट से चाहिए जो उत्तराखंड में है, तो अगर ऐसा हो जाए तो मतलब मज़ा आ जाएगा। IEX पे तो इतना काम हो जाएगा, IEX पे कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा, बहुत अच्छी मूव है ये। ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाएंगे तो बढ़िया कैप्टिव पावर प्लांट लगा देंगे लोग, इंडस्ट्री वाले। ठीक है, आइए अब आते हैं ट्रांसमिशन एक्सपेंशन के बारे में। ट्रांसमिशन एक्सपेंशन विल नॉट बी अ प्री कंडीशन फॉर एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है, इसका मतलब है इट शुड बी एक्सपेंडेड ओनली बेस्ड ऑन इंक्रीज इन जनरेशन एंड डिमांड लोड टू बी डेवलप्ड फेयरली। मतलब गवर्नमेंट कह रही है ऐसे फालतू में ट्रांसमिशन लाइन मत लगाते रहो, वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके बढ़िया काम हो सकता है और अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ कंडीशन नहीं होनी चाहिए पावर खरीदने और बेचने के लिए, लोड और उसको जनरेट करके सप्लाई दे पाना, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया डिस्कशन है इसके ऊपर, और डिस्कशन होनी चाहिए और बहुत भारी डिस्कशन होनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है ट्रांसमिशन एक्सपेंशन ओनली बेस्ड ऑन फीजिबिलिटी, ये फालतू के रिसोर्सेज वेस्ट मत करो। अच्छी बात है, जब 132 केवी का आर्किटेक्चर है हमारे पास, तो 132 केवी के आर्किटेक्चर में उसको 2 वे करो ना, उसको बाई डायरेक्शनल करो। अभी तक हमारा 1 वे डायरेक्शन है, उसको 2 डायरेक्शन करो, इधर से बेच भी सकते हैं, दे भी सकते हैं सेम खंभों के ऊपर। तो मतलब और अल्ट्रा हाई वोल्टेज पर जाएंगे, इसके ऊपर मतलब बहुत डिस्कशन हो सकती है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये अपने में। ठीक है, अब गवर्नमेंट कह रही है कि ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन जनरेटर टू कंज्यूमर। ठीक है, इकोसिस्टम ऑफ पावर फ्रॉम एरिया ऑफ एक्सेस टू एरिया ऑफ स्केर्स। मतलब ट्रांसमिशन जो पावर की होती है अभी भी ऐसी होती आई है, सरकार ने इसमें क्यों मेंशन करा है, अभी भी ऐसी होती आई है कि फ्रॉम एरिया ऑफ एक्सेस टू एरिया ऑफ स्केर्स। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स हिल्स में बहुत है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टैरिफ रेगुलेटेड फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, और टैरिफ बेस्ड बिडिंग, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया। हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ा क्यास हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि स्टेट्स अभी तक जो हो रहा था, अभी तक भी यही हो रहा था, सरकार कहती थी कि भाई ये टैरिफ हमने डाल दिया, जो MNRE के सब्सिडी प्रोजेक्ट्स में होता है कि भाई हमारे हिसाब से ये सब्सिडी बनती है। देन फिर सरकार ने बोला स्टेट्स को कि अपना अपना ढूंढ लो भाई सब्सिडी। तो हर स्टेट की अलग अलग बिडिंग हो रही है, हर स्टेट में अलग अलग टैरिफ आ रहा है। अब पीछे सबको फंड तो MNRE से आने हैं, मिनिस्ट्री से, सेंट्रल मिनिस्ट्री से। तो ये मेरे हिसाब से ना थोड़ा सही पॉइंट नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन के अंदर अगर ये बात करी जा रही है टैरिफ रेगुलेटेड फॉर ट्रांसमिशन और टैरिफ बेस्ड बिडिंग, तो मतलब थोड़ा क्यास हो सकता है इसके अंदर, इसके ऊपर और क्लैरिटी चाहिए अपने को। क्योंकि फिर सब अपना अपना मानेंगे कि भाई मेरा तो इतना प्राइस है, मेरा इतना प्राइस है, हर स्टेट इतना इतना प्राइस अगर बोलने लग गया तो बहुत बड़ा बॉटल नेक हो जाएगा। तो आई थिंक ये बॉटल नेक को हटाने के लिए और प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने के लिए रेगुलेटेड टैरिफ इज मोर फेयर, एंड गवर्नमेंट को इसको कुछ इंटरवीन करना चाहिए बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ जो है इसमें सरकार ने बोली है कि भाई हमारा जो ट्रांसमिशन है फ्रेमवर्क है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चलता है, तो मेरे हिसाब से ये फीजेबल होगा तभी चलेगा। ट्रांसमिशन टैरिफ शेयरिंग बिटवीन स्टेट्स, फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ करंट, सप्लाई डिमांड गैप, इसके अंदर कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन्ड इन द पॉलिसी। क्योंकि ये मतलब आप बता रहे हो, हमको पहले से पता है, इसका सोल्यूशन बताओ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमको पहले से पता है ये सारी चीज़ें, इसका सोल्यूशन नहीं है, ये बस बोला है सरकार ने कि हाँ इसको भी अच्छे से फैसिलिटेट करके चलो, हमको पता है फैसिलिटेट करना है भाई इसको, इसका सोल्यूशन बताओ कैसे करना है। ठीक है, दूसरा सरकार ने बोला राइट ऑफ वे में बहुत मतलब बॉटल आता था, आता है सोलर प्रोजेक्ट्स में भी आता है और हर प्रोजेक्ट में आता है। राइट ऑफ वे में क्या होता है, राइट ऑफ वे प्रोजेक्ट्स में होता है आपके खेत में से तार जानी है, तो आपके खेत में से तार ऊपर से जानी है, तो इतना सा मेरे को पोल डालने की जगह चाहिए होगी। अब वो पोल डालने की जगह का जो रेट है वो आप अटक गए अगर कि भाई मैं तो 2 लाख 3 लाख लूँगा इतनी सी जगह का, और कल को किसी ने बोला मेरे को 20 लाख चाहिए उस जगह का, तो हमारा तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो सरकार कह रही है राइट ऑफ वे जो है इसको थोड़ा बॉटल ने हटाया जाए और इसको अपग्रेडेशन करी जाए। ठीक है, सेम जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रा है उसमें से ज़्यादा बिजली जा सके, अच्छी बात है, हम तो इसके साथ हैं, इसको सॉल्व करा जाए। मैं तो कहता हूँ इसका कोई एक रेगुलेशन बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट ने बोला है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत फायदेमंद हो सकता है इंडिया के लिए, इधर उधर बिजली बेच सकते हैं अपन लोग, अभी भी बेचते हैं इन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो सरकार कह रही है इस कैपेसिटी को ना और थोड़ा बढ़ाया जाए, मतलब और बिजली बेचना चाहते हैं हम लोग, अच्छी बात है। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड वाला जो प्लान है अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन पे। द मेन पेन पॉइंट इन द होल पावर इंडस्ट्री दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक तो लंबा खींचेगा। एंड इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर पाए हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इसका पार्ट 2 बना दिया है और पार्ट 2 में बाकी सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो
आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 2 में जा सकते हो, नहीं तो ये प्लेलिस्ट में होगा तो ऑटो प्ले हो जाएगा. तो डू वॉच द पार्ट 2 टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पॉलिसी, एंड आई विल सी यू इन द आउटरो वीडियो.